बहुत दफ़ा बच्चे जो यूबल्ट की एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें से कितनी चीज़ें नोट डाउन करनी है और कितनी चीज़ें नहीं। तो आपका उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था, आपने कैसे उसको टैकल किया? डिपेंड करता है कि आपका कौन सा आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक है। क्योंकि यूजुअली जब आप जो बात आप कर रहे हैं फिर उसमें ये होता है कि आपको यूजुअली ऐसी डिजीज होती हैं जो कि बड़ी आपस में मिल रही होती है और हमें उनको डिफरेंशिएट करके करना होता है। तो उसके लिए ये चीज़ आई थिंक तो ज़रूरी है कि आप माइनर डिटेल भी नोट डाउन करें, उसमें टेबल बना लें। यूवर्ल्ड में जैसे टेबल बनाने का ऑप्शन है ना, तो मैं वैसे भी मैंने किया और वो चीज़ जनरली मुझे बड़ी उसने हेल्प की जब मैंने डिफरेंशिएट किया छोटी छोटी चीज़ों को मिला के। और लेकिन ओवरऑल चीज़ें ऐसी थी में सारी एक्सप्लेनेशन करने का फ़ायदा ना। फर्स्ट पास में यूबल्ट करे साथ साथ ये सेकंड पास में करे, इसके वाले से आगे। जल्दी जल्दी फर्स्ट एड करे, स्लो डाउन ना करे, फिर टाइम बड़ा लग जाएगा। जल्दी जल्दी एक दफा यू वर्ल्ड करे, लेकिन करे सारी अच्छे से करे, उसको अपनी थोड़ी स्पीड तेज करके फिर यू वर्ल्ड करे। बिकॉज उसके ये होगा कि एक दफा आपकी फर्स्ट एड पहले होगी, फिर आप वर्ल्ड करोगे तो उसके साथ साथ आपकी सेकंड वीएनपी की फर्स्ट एड की हो। तो ये मेरे ख्याल में तरीका ठीक है। रिसोर्स के अंदर जो BNB है उसके बारे में बहुत बात की जाती है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? ये BNB आपके ख्याल में कैसा रिसोर्स है? उसकी वीडियोस ठीक है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है और टू द पॉइंट है। और बाकी फिर ज़ाहिर है एक जगह से सारा कुछ तो नहीं मिलता यूट्यूब से, तो बस ठीक है जो जो चीज़ ना हो बीएनबी पे फिर वो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। लेकिन पहले फिर बेस बंदे की होनी चाहिए ना बीएनबी करने के लिए। यहाँ पे अक्सर मैंने ऐसे देखा जब कि हमें बीएनबी की समझ आ रही, तो उसकी बीएनबी को समझने के लिए आपकी बेस होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया आपको, आपकी फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चलो एनाटॉमी नहीं भी इतनी स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग बड़ी ज्यादा होनी चाहिए, फिर आपको बीएनबी की इजीली समझ आ जाए। NBME से कंपेयर करके या Pre-120 से कंपेयर करके आपको एग्जाम कैसा लगा? एग्जाम फ्री 120 जैसा था। एनबीएमई से इतना ज़्यादा मिलता नहीं था, क्वेश्चन टाइम काफ़ी लंबे थे और मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड भी था। बिकॉज उन्हीं वीक में एक दो वीक पहले मेरे एक तो दोस्त वो दे के आए हुए थे पेपर्स, उन्होंने जब आया था कि एग्जाम काफ़ी लैक किया, सो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड था। और मैंने 2-3 दिन पहले फ्री 120 जब किया था तो काफ़ी हद तक फ्री 120 जैसा था एग्जाम क्वेश्चन टाइम के हिसाब से। लेकिन फ्री 120 आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था, थोड़ा ज़्यादा मुझे ऐसा लगा। और पेपर कंपेरेटिवली थोड़ा सा ही, लेकिन क्वेश्चन टाइम सिर्फ वन फ्री 120 जैसे थे। डिफ़िकल्टी के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि डिफ़िकल्टी कैसी थी NBME से कंपेयर करने से या Pre-120 से? थोड़ा सा, मैं बस एक्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा एनबीएमई से एग्जाम डिफिकल्ट था और थोड़ा समवेयर बिटवीन एनबीएमई एंड डी 120, लेकिन क्वेश्चन टाइम एग्जैक्टली फ्री 120 जैसे मुझे लगे। ड्यूरिंग एग्जाम आपके क्या एक्सप्रेशन थे और क्या आपकी फीलिंग्स थी एग्जाम करते हुए, तो आप कैसा लग रहा था? एग्जाम जब मैं दे रहा था तो मैं तो सही बताऊं तो मैं पहले से रेडी था बिल्कुल कि क्वेश्चन बड़े ज्यादा लेंथी आने हैं, और मैं इस चीज के लिए भी प्रिपेयर था कि पूरे पेपर में 40 सवाल मुझे एथिक्स के आने ही आने। मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर था। और लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया तो वहाँ पे सिचुएशन में बड़ा कंफर्टेबल, मुझे आइडिया नहीं था कि ये सेंटर तरह का, और वहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल और मुझे कोई ऐसा पैनिक महसूस नहीं हुआ। और मैंने जैसे आपको बताया कि 2 से 2 पहले दे के आए थे उसी वीक में। आजकल ये आ रहा है कि एग्जाम के अंदर बायोएथिक्स उनसे वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बायोएथिक्स आपका कैसे एक्सपीरियंस था? आपकी प्रिपरेशन आपने कहाँ की? बायोएथिक्स ठीक थी, बायोएथिक्स यूवल जैसी थी। मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि आप अपना एम्बो से कर लें, लेकिन वो मुझे ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा ठीक है। बायोएथिक्स मेरे एक ब्लॉक में 4 का सवाल आए थे या 5 आए थे आई थिंक, तो इससे ज्यादा नहीं आए थे। अक्सर लोगों को 7-7 8-8 भी आ रहे थे जो मुझसे पहले पेपर दे के आए, लेकिन मुझे ऐसा फील होगा कि 4-5 से ज्यादा नहीं आ रहे थे और वो डूए। और की मैंने फर्स्ट एड से थी डेफिनेटली, वहां से मैंने की थी। और लेकिन उसकी फर्स्ट एड से करना तो बिल्कुल भी वो इनफ नहीं है। वो समझ लिया कि आपने रीड ही देनी है उसे ज्यादा। उसकी जो 120 या 130 क्वेश्चन हैं यूवर्ल्ड के, मैंने वो क्वेश्चन 3 से 4 बार किए। मतलब मैंने एक दफा कर लिए वो क्वेश्चन, फिर मैंने 10-15 दिन 1-2 दिन दिया बायो को, फिर वो मैंने किए। मतलब मैंने 2 और 3 टाइम्स मैंने रिपीट की यूवर्ल्ड की बायो थी। तो इसे फिर भी आपको पता है कि बायो थी के क्वेश्चन के बारे में आप श्योर नहीं होते टिल द लास्ट डे। वो होते ही ऐसे हैं कि आपको श्योर नहीं होता कि ये मेरा ठीक होगा गलत होगा, लेकिन ओवरऑल बस वो लगा दिए, बस जो जा रहा ठीक हाल यूवर्ल्ड जैसे थे। बायोएथिक्स के लिए कहते हैं यूट्यूब से आपको थोड़ी सी चीज़ें वो देखनी पड़ती हैं, रेडीमेड ले जाओ, उसका कोई आपका एक्सपीरियंस रहा? डर्टी मेडिसिन में किया था बायोएथिक का, और मैंने उसके स्पेशल नोट बनाए थे अपने। वो बुक से थोड़े से डिफरेंट लग रहे थे, इसलिए मैंने नोट करता गया साथ। बायोएथिक्स मैंने यूवर्ड से की, अपना क्या बोलते हैं यूट्यूब से की, वीडियोस की देखी। आप क्या एडवाइस करेंगे कि बायोएथिक्स जो है वो आपके हाल में किस तरह कवर करें? डर्टी मेडिसिन करें एक दफा, यूवर्ड को अच्छे से करें और अपना फर्स्ट एड को अच्छे से करें, और यूवर्ड को आई 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको करना चाहिए, फिर कोई मसला। अब एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ मटेरियल मतलब हाई यील्ड होता है, कुछ मटेरियल होता है वो लो यील्ड है, तो उसके हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हाई यील्ड और लो यील्ड मटेरियल के बारे में? डिफरेंस होता है, डिफरेंस एक्चुअली बिल्कुल था। कुछ चीजें हैं जो कि बहुत लो यील्ड है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो लेबोरेटरी स्टडी सारी, वो 4-5-2-3 उसके पेज हैं, दे आर वेरी लो यील्ड, और वो बाकी लो हैं। और जितने भी ट्यूमर्स जो शुरू से ही वो बड़े हाई यील्ड लगते थे, तो वो बिल्कुल ये चीज है, हाई यील्ड चीजें कुछ होती हैं वो आप डेफिनेटली कर चाहिए। सारी बुक के ट्यूमर्स आर वेरी हाई। ये जो बायोकेमिस्ट्री में होते हैं अपना इक्वेशन, खैर इतने रिएक्शन होते तो नहीं है, वो मुझे पेपर में कोई नहीं आया और ना ही मैंने पहले देखा वो रिएक्शन डायरेक्टली आया हो। और वुड लाइक टू द पॉइंट होते हैं बायोकेमिस्ट्री में भी। अच्छा, एक जेनेटिक्स जो है वो भी बड़ा डिफिकल्ट और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, तो वो आपने कैसे कवर किया? वो टॉपिक मेरा शुरू से बड़ा वीक था और वो मैंने किया तो था, लेकिन वो मुझे उसकी समझ नहीं आती। वो मतलब कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ द नेक्स्ट चाइल्ड टू हैव दिस डिजीज, कितने चांस हैं, 2 और 3, 1/4, वो मुझे चीज समझ शुरू से आती नहीं थी, लेकिन मुझे ओवरऑल आइडिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पूरे पेपर में एक
सवाल आया बस। मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी इस तरह है कि समटाइम्स आप एग्जाम में कुछ चीज़ें डिफिकल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन आपको उतना डिफिकल्ट आता नहीं, तो क्या हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस? ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये लक फैक्टर भी होता है। ये जो ऑस्कल्टेशंस होती हैं, हम अभी ज़ाहिर है हम इतने नहीं है, मैं तो एटलीस्ट इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं ऑस्कल्टेट करूँ और मैं बताऊँ कि ये मेटेरियल प्रोलैप्स है या क्या मेटेरियल सिनोसिस है क्या है। और मैंने ये सुना था कि 4-5 सवाल आते हैं पूरे पेपर, और लकीली मुझे एक सवाल आया था उसका भी। आनकी के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस? आनकी करनी की या नहीं की, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आनकी यूज़ नहीं की। मैंने स्टार्टिंग में देखा था कुछ, लेकिन इसका इतना टाइम मिला, कि जितने भी फ्लैश कार्ड्स हैं मुझे इसका इतना टाइम नहीं मिला। इवन मैंने यू वर्ल्ड में भी अपने कुछ कार्ड्स बनाए हुए, लेकिन वो मुझे करने का बिल्कुल टाइम, मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन लोग करते हैं। उसका मकसद यही होता है ना कि आप रिवाइज करें। तो मेरी वो चीज़ कंपनसेट हो रही थी बुक से, मैंने बुक को मल्टीपल टाइम किया था फिंगर टिप पे, तो वो मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं है। जैसे मेरी स्टेप 1 डेफिनेटली बहुत नर्व ब्रेकिंग का बड़ा लंबा एक ड्यूरेशन है, तो लेकिन सपोर्ट सिस्टम का एक बड़ा रोल है। आपका सपोर्ट सिस्टम होता टू बी ऑनेस्ट कोई भी नहीं था, खुद ही किया जो किया है। कोई सपोर्ट सिस्टम कोई खासा था नहीं, और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा मेरे साथ वाला था मेरे ग्रुप में जो कि कर रहा हो। मैंने शुरू से ही खुद ही किया, और बस ना ही की कोई क्लासेस ली, बस शुरू से। हाँ, कुछ सीनियर्स है उनसे गाइडलाइन मैं जरूर ले लेता था कि कैसे करना चाहिए ये चीज़, और लेकिन खुद ही किया। अब बस आपको पता है फिर पेरेंट की सपोर्ट तो होती है, खास तौर पर लास्ट 2 मंथ्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, तो उनमें उनकी सपोर्ट थी। लेकिन ओवरऑल फिर मैंने ना टाइम लिया काफी। मैं जैसे आपको बताया ना, मेरा पीरियड थोड़ा लेंथी था, मेरा शुरू से यही था कि मैंने रिस्क नहीं लेना, मैंने अच्छे से तैयारी करनी है, बिकॉज आई बिलीव कि स्टेप 1 की जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी, स्टेप 2 की आपके उतनी आप ज़्यादा स्कोर करोगे। तो ये चीज़ थी। है। मुझे बताइए फैमिली के अंदर कोई हैं डॉक्टर्स जो आपको गाइड करते हैं, या जिन लोगों की फैमिली में डॉक्टर्स नहीं है उनके लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? नहीं, फैमिली अपना बैकग्राउंड नहीं है, मैं इतना उनको तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन उनको ये मैंने बताया हुआ था, उनको ज़ाहिर है ये तो आइडिया सारा था कि ये का पेपर है और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, तो वो उस चीज़ से हमेशा से सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, ना ही फाइनेंशियली कभी कोई आने दी, जैसे तैसे करके सारा उन्होंने बड़ा हमेशा सपोर्ट किया। तो मुझे ऐसा कोई इशू हुआ नहीं स्टार्टिंग से, उनको सारे समझ, और वो देखते भी थे कि ये कैसे कर रहा है काम, उनको भी यकीन था, और मैं भी लगा हुआ था, तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ उनकी तरफ से। तो आपने बड़ी हिम्मत किया, आपने बगैर गाइडेंस के इतना अचीव किया। तो अगर आपको आपके ख्याल में अगर आपको गाइडेंस मिली होती तो क्या डिफरेंस आ सकता था आपकी प्रिपरेशन? ये हो सकता था कि मैं 6 मंथ पहले दे सकता था पेपर, अगर स्टार्टिंग से ही पता होता। फिर मेरा टाइम पीरियड थोड़ा सा कम लगना था। मैंने लाइक मेरा पहले प्लान यही था कि मैं 7th में से 8th में से तक दूं, लेकिन वो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेंटर भी नहीं है। तो मुझे, अगर मैं एक दफ़ा यहाँ पे आ गया हूँ, तो अपना सेमेस्टर कंप्लीट करके ही जाना था वापस। तो एक तो ये चीज़ थी, और सेकेंडली स्पोर्ट इतनी थी नहीं, तो अगर होती भी तो यही हो सकता था एटलीस्ट कि मैं 4-5 महीने पहले पेपर देता। आपका क्या एक्सपीरियंस है कि गाइडलाइन अगर किसी को दी जाती है तो उसकी प्रिपरेशन के अंदर क्या इम्पैक्ट आता है? किसी का टाइम बच सकता है, गाइडलाइन दी जा सकती है, टाइम करना बच सकता है कि करेगा वो खुद ही सारा, लेकिन मैं उसे सारा प्रोसीजर बता सकता हूँ कि किस तरह करना है, जो गलतियां मैंने की हैं एनपीएम के बारे में, या जैसे मैंने पहले बताया ना यू वर्ल्ड के बारे में। तो से उस चीज़ से बचा जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है अटैक करना तो आप सारा खुद ही है। और बाकी ये है कि मटीरियल तो आपको पता है कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर जगह हर चीज़ पड़ी हुई है। तो वो अगर कोई बंदा थोड़ा सा किसी को गाइड कर दे तो वो शुरू हो जाए खुद, और उसको बंदा टाइम लाइन में, आई थिंक तो चीज़ को आप जेन्युइनली सपोर्ट कर सकते हैं कि टाइम लाइन से बना दें कि आप इतने डेज में ये करना है, फिर आपने ये करना है, फिर आपने यू वर्ल्ड करनी है, फिर आपने एनबीएमई देना है, फिर आपने अपनी टेस्ट डेट सेट करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि यूजली लोग ऐसे करते हैं कि एनबीएमई देते हैं और फिर टेस्ट की डेट सेट हैं, लेकिन मेरा ऑपोजिट था। मैंने पहले ही टेस्ट की डेट सेट की थी और मैंने कोई एनबीएमई नहीं दिया था। तो ये चीज़ें थी क्योंकि गाइडलाइन नहीं थी। तो अगर मैं होता चीज़ को बताता तो गाइडलाइन जरूर देते हैं, टाइम लाइन के बारे में खास हो रहे। सही सही सही। अच्छा ये बताइएगा कि अगर आपको दोबारा से प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है तो कौन सी चीज़ें जो आप डिफरेंट तरह से करेंगे? मैंने स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा पैंड कर दिया मैंने अपने कोर्सेज को। मैं एक चीज़ को इतनी जगह से कर रहा था, मुझे शुरू से ही एक चीज़ मुझे परफेक्शन चाहिए थी, एक चीज़ करनी है तो इस तरह करनी है कि वो बाद में रोकना पड़े। वो उस वजह से फिर मेरा टाइम बड़ा कंज्यूम हो गया। मैं एक चीज़ को, एक सिस्टम को मल्टीपल जगह से कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, मैंने स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था। 4th सेमेस्टर में 5th में मैं बीएनबी की वीडियोस बिलीव भी मैं देख रहा होता था, मैं साथ फोल्डर पे सारे लेक्चर्स नोट कर रहा था। तो उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा टाइम किया था। फिर लास्ट में मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर जब मैंने वीडियोस की बीएनबी की, तो साथ में उसकी जो पीडीएफ होती है फिर मैंने उसके प्रिंट करवाए। मुझे ये तरीका ठीक लगा, वो बहुत इजीली जल्दी एक सिस्टम। फिर मेरे लास्ट वाले 5-6 सिस्टम इतनी स्पीड से हुए हैं कि उनका कंपैरिजन ही नहीं है जो मैंने पहले 3-4 सिस्टम किए थे। तो उस चीज़ में मेरा बड़ा ज़रा टाइम लगा, उसी चीज़ में आई थिंक सो लगा। और फिर उसके बाद मुझे समझ आ गई थी जब मैं प्रिंट करवाए इसके बीएनबी के, तो फिर मेरा बहुत स्पीड तेज हो गई थी। फिर उसके बाद मेरा कोई ऐसा टाइम। एक ये भी फिर मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे तो वो जब किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्टक हो जाते हैं। तो उसके हवाले से आप क्या एक्सपीरियंस है, या आप उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे अपने एक्सपीरियंस से? जी बिल्कुल, ये चीज़ ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपको कोई चीज़ इतनी करनी चाहिए कि वो आपको बाद में उस पे ज़्यादा जोर ना, बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम परफेक्शन पे ना आ जाएं, लेकिन उसको इस तरह एटलीस्ट कर लें कि आपको बाद में जब आप सेकंड टाइम उसे पढ़ें तो आपको ज़्यादा उस पे एफर्ट ना लगानी पड़े कि यार फिर वीडियो फिर ये कर। एटलीस्ट ये होना चाहिए। एक और चीज़ ये देखी गई कि जब हाईलाइटिंग या एनोटेशन के ऊपर बात आती है, स्पेसिफिकली हाईलाइटिंग पे, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे हाईलाइट कर देते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से आपने क्या क्या आप कहेंगे कि हाईलाइटिंग कितनी करें? हाँ, बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत, बिल्कुल भी बुक पे बहुत ज़्यादा एनोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम चीज़ें जो आपको बड़ी ज़्यादा लगेंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो
आप एनोटेट करें, वो आप लिखने पे बहुत ज्यादा लिखने की